नमस्कार दोस्तों। आज 21 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज है वो बाइडेन विजिट क्यू प्लेज मोर मिलिट्री असिस्टेंस, है ना। तो बाइडेन अचानक से यूक्रेन की राजधानी क्यू पहुंच गए हैं और ये एकदम से अचानक से हुआ दौरा है और ये बहुत बड़ा दौरा माना जाता है और बहुत ही बड़ा कदम माना जाता है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि यूक्रेन में विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का अचानक से पहुंचना यह दिखाता है कि दुनिया को अभी भी में भी हो सकता है यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाए, क्योंकि चीन जो है युद्ध के अतिरिक्त सपोर्ट तो दे रहा था रसिया को, और अमेरिका द्वारा भी आरोप लगाया गया कि अब युद्ध के हथियारों की सप्लाई भी चीन रसिया को कर रहा है। और यह बहुत चिंता का विषय, यदि कि कहीं भी अफवाह भी हुआ और इससे लड़ाई आगे छिड़ी या इस दौरे के बाद पुतिन जैसा कहते हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ कर दिया, तो ये एक बहुत ही घातक कदम होगा और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा मामला बन जाएगा। यदि इस तरीके से कई देश शामिल हो जाते हैं युद्ध में, जैसे चीन रसिया के साथ शामिल होता है, जो कि संभावना नहीं है, लेकिन यदि फिर भी शामिल होता है तो ये बहुत बड़े दुष्परिणाम की ओर लेके जाएगा और विश्व के लिए ये चिंता का विषय हो जाएगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे। और इसके बाद दूसरी न्यूज़ जो है, ईपीएफओ लिस्ट नॉर्म्स फॉर ऑप्टिंग हायर पेंशन के लिए नॉर्म्स लिस्ट कर रहा है, चूँकि मना कर दिया गया था कि सीलिंग प्राइस थी, एक सीलिंग प्राइस थी इन द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के, इसके ज़्यादा पेंशन नहीं मिल सकती, और इसको कुछ अमेंडमेंट के साथ उसने अमेंड किया है और फिर कहा है कि हम इससे ज़्यादा हायर प्रोविडेंट फंड पेंशन हम दे सकते हैं। तो इस पर देखा जाएगा कि क्या दे रहा है, लेकिन आपको जो जानना है वो आपको ईपीएफओ ज़रूर जानना है। ईपीएफओ के बारे में अच्छे से जान लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 3 पे, वक्फ बोर्ड मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट सेंटर डिसीजन टू टेक ओवर 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की थी उसको केंद्र सरकार द्वारा ले लिया गया। इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाया जाएगा। तो खैर वो तो अलग बात है, आपको वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानना है और वक्फ संपत्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। वक्फ संपत्ति दरअसल अल्लाह की संपत्ति कही जाती है या ईश्वर की संपत्ति कही जाती है, इस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ उपयोग मतलब उपभोग उनके लिए जो गरीब हैं, गुरबे हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए इस ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की गई है, आप यहाँ पे देखेंगे। चूँकि इसके केंद्र में अमानतुल्लाह खां है जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए पाए गए थे, इसी पे बात की गई है। खैर आंतरिक बातें जो भी है, आपको देखना क्या है, तो वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या होती है। ठीक है, इसके बाद है स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग ए सेफ वर्क प्लेस, है ना। महिलाओं के लिए सेफ वर्क प्लेस, एकदम सुरक्षित कार्यस्थल घोषित करने के लिए इसमें प्रोग्रेस बहुत धीमा है, इसी के बारे में बात की गई। जैसे अभी एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट सम ऑफ इंडियाज स्पोर्ट्स वुमेन, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ महिला खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था कि हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है या इस तरीके की बातों का। तो यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन की बात की गई है, जो ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी महिला कर्मचारी होते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई जिनको विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। तो विशाखा गाइडलाइन आपको देखना है, साथ ही साथ यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से मामले हैं या क्या क्या दिक्कतें हैं। जैसे स्ट्रक्चरल वायलेंस है, मतलब एक ढांचा ही बना हुआ है जिससे वायलेंस होता ही है, जिससे हिंसा होती है, डाटा ऑन वर्कफोर्स में, है ना। इस प्रकार की बातें की गई हैं। और उसके बाद है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो मामले भी बढ़ रहे हैं। 17.5% इन 2018, 17.5% 2017-18 में था, जो कि 25% के करीब हो गया 2020-21 में, है ना। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये दिया गया है, तो इसमें कुछ आंकड़े के दिए गए हैं, वो आप देख लेंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से कारण हैं इनका हैरेसमेंट होने का, या इस तरीके की चीज़ें होने का, इसके बारे में पूरी बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है रिफॉर्म्स रिलेक्टेंस, जीएसटी के रिफॉर्म्स की बात की गई है ना। और इसमें एक बात की गई कि एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स,
है ना, जिसमें क्या होगा कि रिजॉल्व डिस्प्यूट अंडर टैक्स रिजीम लॉन्च बाय जुलाई 2017 में जिस जीएसटी को लॉन्च किया गया, इसके अंतर्गत जो भी डिस्प्यूट आएंगे उनको रिजॉल्व करने की बात की जाएगी, है ना। और साथ ही साथ वन नेशन वन टैक्स की बात की गई है, सबसे एकदम से समराइज टैक्स कर दिया गया है, एक निश्चित आकार पे कई टैक्सों को मिला के एक टैक्स बना दिया गया है ना। उसके बाद बात की गई है कि किस तरीके से कई चीज़ों में जीएसटी लगाई जाएगी, या इस मतलब कई जगहों पे फंस जाता है मामला, इसी पे बात की गई है। और द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म्स स्टिल वेटेड की जो रेट हैं उनको फिर से रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, जैसे सीमेंट पे 28% जीएसटी लग जाते हैं, तो इसी के बारे में बात की गई कि अभी चुनाव भी हैं, कई 9 राज्यों में चुनाव हैं, साथ ही साथ लोकसभा का भी चुनाव है 2024 में, तो इसमें सरकार क्या क्या कर सकती है या रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या कर सकती है, इसी पे पूरी आर्टिकल ये लिखी गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है हाउस ऑफ हॉरर्स, है ना, एक घटना घटी है तमिलनाडु में, और वहाँ पे अनबू ज्योति आश्रम की बात की गई है। उसमें पुलिस का इंटरवेंशन हुआ है, और इसके बाद जो यहाँ पे मामला मिला है, फ्लेम ऑफ लव वाज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू पर्सन द सोसाइटी fringe of society physically and socially in if needed support like women, abandoned senior citizen, beggars, अल्कोहल एडिक्ट्स, है ना, पर्सन विथ मेंटल रिट्रेडेशन और इलनेस, इनको सहारा के नाम पे रखा जाता था और इनसे सेक्सुअल हैरेस या बहुत सारी चीज़ें कराई जाती थी। यहाँ तक कि यहाँ पे देखो कि मंकी से भी डराया जाता था, है ना। ऑन द ऑनर आल्सो यूज्ड मंकीज टू टेरराइज देयर, है ना, उनसे भीख मंगाया जाता था, उनसे बहुत सारे काम कराए जाते थे, और उससे क्या होता था कि आमदनी वो करते थे। और उसमें 2 लोगों को पकड़ा गया है, अगेंस्ट ऑनर जुबिन बेबी एंड हिज वाइफ मारिया, है ना, इन दोनों को पकड़ा गया है। और ये मतलब आज के ज़माने में इस तरीके की बातें आप समझ सकते हो कि किस तरीके की बातें, तो समाज किस प्रकार से जा रहा है, इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल हम पढ़ना है, द प्रॉब्लम विद डाटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, डाटा प्रोटेक्शन के बिल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ड्राफ्टेड ए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, विथ स्टेटेड पर्पज। अब यहाँ पे पर्पज में क्या क्या दिक्कतें हैं, डायल्यूटिंग द आरटीआई एक्ट, है ना, आरटीआई एक्ट को किस तरीके से डायल्यूट करता है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है 3-4 चीज़ों पे बात की गई है। सेकंड, बाय एम्पावरिंग द एक्सिक्यूटिव ड्राफ्ट रूल एंड रेंज ऑफ इशू बाय प्रपोजल बिल क्रिएट वाइड डिस्क्रिमिनेटरी। यहाँ पे कई तरीके की चिंताएं जताई गई कि जैसे हम डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात तो करते हैं, पर जो पीपल गरीब हैं, जो पीपल अनपढ़ हैं, जो पीपल बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो लोग, उनके डाटा प्रोटेक्शन का क्या होगा, या उनके डाटा का यूज जो किया जाएगा उसका क्या होगा, उसी पे पूरी चिंता जताई गई है। आप इसे पढ़ें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है लॉ टू रेज मैरिटल एज इज नॉट एनफ एज इन्फोर्समेंट इज पुअर, है ना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड ए पिटिशन सीकिंग टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज वुमेन इन इंडिया फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स, है ना। इसको डिसमिस कर दिया गया और कहा कि ये जो हमारे बनाने का अधिकार नहीं है, ये पार्लियामेंट बनाएगी और पार्लियामेंट पे ही ये बात होगी। तो इसी पे यहाँ पे लिखा गया है, और साथ ही साथ ये दिखा गया है कि सिर्फ एक ही बात नहीं है, सिर्फ एक ही कारण नहीं है, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एज ओलन, सिर्फ उम्र की बात नहीं है, यहाँ पे कई चीज़ें हैं जिनको देखा जाना चाहिए, उसी पे यहाँ बात की गई। कुछ चार्ट दिए गए हैं, जैसे द शेयर ऑफ वुमेन हु वेर एज्ड बिटवीन 20 and 24, 20-29 मैरिड बिफोर देयर 18th बर्थडे, है ना। यहाँ पे 10%, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, गोवा, है ना, इनमें से 10%, जो भी ब्लू है डीप 11 से 20% में ये हैं, है ना, ये हैं, ठीक है। और 21 से 30% पे आप देखेंगे तो अधिकांश राज्य जो है 21 से 30%,
21 से 30% में, है ना, और 30% से ऊपर में बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है, और ये इसका डाटा अनअवेलेबल है। तो ये समझिए कि क्या कारण है। उसके बाद है द शेयर ऑफ वुमेन हु वेर एज्ड 25 एंड 29 इज हु मैरिड बिफोर देयर 21 बर्थडे। तो इसमें ये मामला दिया गया है। तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ डेटाज दिए गए हैं और डेटा से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे कारण भी दिए गए हैं कि सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि 18 साल से कम की उम्र में ब्याह दी जाती है, कई कारण होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, है ना। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद है द माइक्रोबायोम लिंक टू ऑटिज्म डिसऑर्डर, है ना, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिससे क्या होता है कि हैव इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, है ना। चिल्ड्रेन विथ ASD हैव इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक रूप से वो घुल मिल नहीं पाते हैं। लैक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो मौखिक या अमौखिक कम्युनिकेशन होता है उसमें भी गैप रह जाता है ना। डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटिटिव बिहेवियर, है ना। रिस्ट्रिक्टेड मतलब इस तरीके के बिहेव करते हैं कि वो प्रतिबंधित, या इस तरीके से कहते हैं कि उसको समाज में नहीं माना जाता है। तो इसी पे बात की गई है। तो ASD के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि माइक्रोबायोम, है ना, द माइक्रोबायोम लिंक टू ऑटिज्म डिसऑर्डर, है ना। माइक्रोबायोम को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, इसी पे बात की गई है। ठीक है। उसके बाद है कैन वी यूज मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक समताप मंडल में आप जानते होंगे कि हम कुछ ऐसे परत या ऐसे धूल कण छिड़कना चाहते हैं जिससे क्या होगा कि सूर्य की रोशनी हम तक कम पहुंचे, और उससे क्या हो कि ताप कम आए, और यहाँ पे सूर्य की किरणें उतनी ना पहुंचे जितनी पहुंचनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। यह ऐसे उदाहरण क्यों लिया गया था कि जब भी आपने देखा होगा कि कोई ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे धूल और राख के कण बहुत ऊपर तक जाते हैं, और कई साल तक, है ना। कई जो बहुत बड़े ज्वालामुखी हैं इनका देखा गया है कई साल तक वो ऊपर जमे रहते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर वायु का वेग नहीं है या वायु नहीं है, तो कुछ हो नहीं पाता है, तो वो जमे रहते हैं। और नीचे क्या है, पृथ्वी में उतनी ऊर्जा या उतना सौर विकिरण नहीं पहुंच पाता है जितना सामान्य दिनों में पहुंचता था। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बात करी जा रही है, या प्रैक्टिकल मतलब इस तरीके के प्रयोग करने पे विचार किया जा रहा है। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है मोर सेबर रेटिंग मोर आइसोलेशन मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ चाइना सी। आपने देखा होगा कि साउथ चाइना सी जो है बहुत ही एक ऐसा मामला है कि इसमें सभी लोग, है ना, अधिकार जमाते हैं, या कई लोग अधिकार जमाते हैं। अमेरिका कहता है कि ये फ्री जोन होना चाहिए, चीन कहता है इसमें मेरा अधिकार है, फिलीपींस कहता है यहाँ इसमें मेरा अधिकार है, अन्य देश भी कई हैं जो कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है। ठीक है। तो इसी पे बात की गई है कि क्या मोर आइसोलेशन मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी कैसे क्या किया जाए, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद फिलीपींस इन्वोक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म UN कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी इन क्लॉज की बात की गई है, तो इसे आप देख लेंगे, है ना। इसके बाद जो है अगली न्यूज वो है इंडिया एंड इटली आई डिफेंस पैक्ट ड्यूरिंग मेलोनी विजिट, है ना। मेलोनी आने वाली है, जो जॉर्जिया मेलोनी कहते हैं, और जॉर्जिया मेलोनी जो है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं इटालियन, और यदि वो आती हैं तो इंडिया और इटली डिफेंस पैक्ट पे बात हो सकती है ना। तो इसी पे पूरी बात की गई। अब जब आएंगी तब हम लोग देखेंगे, पर अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इटली से हमारे क्या संबंध है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, डिफेंस कॉपरेशन किस तरीके से है, और इटली के साथ हमारे क्या संबंध है, इसको आप एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट पे आप देख सकते हैं। MEA कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भारत इटली संबंधों पे यदि आप डालेंगे तो वहाँ से एक डिटेल समझ में आ जाएगा। डिफेंस में हम किस तरीके की डील कर सकते हैं इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है सेंटर में नोटिफाई एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, है ना।
एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है कि जो हम यहाँ पे एमिशन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उसका ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग आपने सुना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि हम एमिशन कम करेंगे तो उसको हम बेच सकते हैं किसी दूसरे कंपनी को या दूसरे जो कोई फैक्ट्री है उनको, तो उसी पे बात की गई है। तो इसके लिए एक बिल लाया जाएगा और उस पे बात किया जाएगा। जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग होता था उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा और फिर एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लाई जाएगी, है ना, कि आप इतना कम एमिशन करेंगे तो उसमें कुछ छूट दी जाएगी या कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या फिर कोई अलग तरीके का या अलग मतलब छूट, एक तरीके से में भी बहुत सारी सब्सिडी दे दी जाए, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी और इसी पे बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है अगली न्यूज़, और अगली न्यूज़ लास्ट है। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज़ कहती है कि ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉ प्रोवाइड ये यूनिफॉर्म मैरिज एज, है ना, सेट टॉप कोर्ट। अभी हमने पढ़ा था पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ संसद जो है इस पर अमेंड कर सकती है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपको यह लिखना है कि क्या यूनिफॉर्म मैरिज एज होनी चाहिए, 18 से 21 साल कर देनी चाहिए, और अधिक कर देनी चाहिए तो क्या दिक्कतें आएंगी सामाजिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से और क्षेत्रीयता के रूप से। तो आप इसे देख लेंगे और इस पर एक आंसर लिखने का प्रयास करेंगे कि यदि 18 से 21 साल कर दी जाए तो कौन कौन सी दिक्कतें हमारे सामने आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।